जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं कंपाइल करके सारी चीज़ें, सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग यहाँ पर लेकर के आ जाता हूँ। आज है 4 सितंबर 2023 और डेली बैकग्राउंड डिटेलिंग भी यहाँ पे देख लेंगे। जो करंट अफेयर्स है वो देखेंगे, साथ ही साथ एक रिवर अभी कवर कर रहा हूँ। एशिया की रिवर कवर करने के बाद अफ्रीका की पूरी रिवर यहाँ पे कवर करी जा रही है। मैप की डिटेलिंग भी यहाँ पर दे दी जाती है। साथ ही साथ पीआईबी एडिटोरियल सारा चीज़ें कंपाइल करके एक जगह पे प्रोवाइड करी जाती है। अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुँचा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अब हम प्रमोशन से 22 मिनट की दूरी पर हैं। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है। The sun, which is the center of our solar system and has always fascinated humans, is a ball of hot gases formed by the nuclear fusion process. The visible outer surface of the sun is known as the photosphere, followed by the chromosphere and then the corona. After initially dropping through the chromosphere, the sun's temperature abruptly rises in the corona, reaching extremely high values of 1 to 3 million Kelvin. The Aditya L1 mission has 7 scientific payloads to conduct a comprehensive study of the sun. The Visible Emission Line Coronagraph, VELC, investigates the solar corona and the dynamics of coronal mass ejections. The Solar Ultraviolet Imaging Telescope, SOOT payload, scans the solar disk in near ultraviolet light and detects fluctuations in solar irradiance. The Aditya Solar Wind Particle Experiment, ASPEX, and Plasma Analyzer Package for Aditya PAPA payloads investigate the solar wind and energetic ions, as well as their energy distributions. The Solar Low Energy X-ray Spectrometer, SOLEXIS, and the High Energy M1 Orbiting X-ray Spectrometer, HELIOS, analyze X-ray flares from the sun over a wide energy range. The magnetometer payload is designed to measure the interplanetary magnetic field at the L1 point. Aditya L1 is equipped to take in-situ measurements of charged particles and fields at L1 and is dedicated to studying the sun across several energy bands. The Lagrange point L1 is located around 1.5 million kilometers from the Earth, between the sun and the Earth. These observations are best made from a vantage point that provides a continuous view of the sun. All payloads are designed in close coordination with ISRO centers. फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पता ही होगा आदित्य, तो ये आदित्य क्या है? आदित्य L1 का क्या मतलब होता है? तो ये एक लैग्रेंजियन पॉइंट है। इस पॉइंट पे ही जाकर के जो हम लोगों का स्पेस क्राफ्ट है वो जाकर के सेटल होगा, जहाँ से सूर्य की निगरानी को रखने का पूरा प्रयास करेगा। तो इसके अंदर बहुत सारे पेलोड डाले गए हैं, जो कि 7 यहाँ पे पेलोड हैं। सबसे पहले यहाँ पे सूर्य का स्ट्रक्चर जानेंगे, लेयर जानेंगे, उसके बाद सूर्य के बारे में जानेंगे, फिर पेलोड्स के बारे में जानेंगे, तब जाकर के पूरी डिटेलिंग हम यहाँ पे कवर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना सन है, और सन जो है एक आग का गोला है। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जलता हुआ इसका जो टेम्परेचर है बहुत अधिक है। तो इसकी लेयर को यहाँ पे देखा जाए तो लेयर में क्या क्या आ जाता है? इंटरनल स्ट्रक्चर जो कोर होता है, फिर रेडिएटिव जोन होता है, फिर इसका अगर बात करी जाए तो कन्वेक्शन जोन होता है। तो ये 3 जोन है कोर के अंदर, और काफ़ी अलग अलग वेरिएंट यहाँ पे टेम्परेचर इन तीनों में हो जाते हैं। फिर आता है आपका सब सरफेस। अगर बात करी जाए फ्लो की तो यहाँ पे आ जाता है क्या? फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर इंपॉर्टेंट है। सन स्पॉट, जो ब्लैक स्पॉट होते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर 1500 डिग्री तक यहाँ पे चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ पे 1500 डिग्री तक चीज़ें टेम्परेचर यहाँ पे अलग होती हैं। और यहाँ पे जो सोलर विंड्स हम लोग बोलते हैं,
ये फ्लेयर्स के रूप में यहाँ पे निकल रहे हैं। और ये क्रोमोस्फेयर, ये कोरोना जो कि यहाँ पे सबसे ऊपर लेयर के ऊपर ये चीज़ें होती हैं कोरोना, इसी की यहाँ पे स्टडी और क्रोमोस्फेयर, इन सब की स्टडी हम करने के लिए आदित्य L1 को यहाँ पर भेजे हैं। तो ये सूर्य के कुछ स्ट्रक्चर थे जो आपको यहाँ पे मुझे बताना था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिटेलिंग देखा जाए अगर सन की, तो कोर में क्या है, फिर उसकी क्या क्या प्रोसेसिंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डाला हुआ है। तो क्या जो कोर है सन का वो हम देख लेते हैं। तो जो सन का कोर है अगर बात करी जाए तो ये 20 to 25% ऑफ द सोलर रेडियस को ये कवर कर रहा है। तो इसी की बात कर रहे हैं हम, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यही कोर एरिया है। इस कोर एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वो समझ से भी परे है। कितना, तो 15.7 मिलियन केल्विन की बात करी जा रही है। ये केल्विन में है 15.7 मिलियन केल्विन। अब इतनी हाई टेम्परेचर में यहाँ पे किसी का जाना या कुछ भेजना संभव कैसे हो सकता है? तो इसीलिए एक लैंगेरियन पॉइंट, एक्चुअली ये 5 पॉइंट है सन को लेकर के। इसी पॉइंट पे ये लैंगेरियन पॉइंट क्या होता है अभी मैं नहीं बताऊंगा, आगे वीडियो जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी डिटेलिंग आपको सही समय पर दे दी जाएगी। अभी अगर बात करी जा रही है सन सरफेस की टेम्परेचर की, तो इस सरफेस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ की। तो यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, आप सरफेस टेम्परेचर पे आ जाइए। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो लगभग 6000 केल्विन यानी 5800 केल्विन के आसपास, कहीं कहीं 5500 भी यहाँ पे चीज़ें बुक्स में आपको मेंशन होंगी। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मेंशन है, कोई बैलेंस चीज़ें नहीं है कि इतना ही फिक्स टेम्परेचर है। तो अप्रॉक्सीमेटली बात करी जाए तो 5800 केल्विन के सन सरफेस का टेम्परेचर माना गया है। तो इतना हाई टेम्परेचर यहाँ पे भी है सन के सरफेस में, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से एनर्जी को रेडिएट कर रहा होगा। तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से होता है। तो यहाँ पे मैंने फ्यूजन का नाम जो लिया ये बिल्कुल भी याद मत रखिएगा, क्योंकि फ्यूजन सन में होता ही नहीं है। यहाँ पे फ्यूजन के प्रोसेस से ये क्या करता है, हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। अच्छा, हीलियम की एटॉमिक मास कितनी है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कहीं कहीं बना दिए जाते हैं। तो ये प्रोटॉन टू प्रोटॉन चेन का रिएक्शंस होता है, इसी प्रोसेस से यहाँ पे हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण हो रहा है। तो इस जो साइकिल की बात कर रहे हैं CNO साइकिल, इसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो जो थर्मल एनर्जी है उसमें फ्यूजन हो रहा है, और 99% अगर बात करी जाए जो पावर जनरेट हो रही है वो 24% सन की रेडियस के अंतर्गत ही चीज़ें आ रही हैं, जो आपको यहाँ पे मैं दिखाया। तो ये इसमें बहुत सारे लेयर हैं, लेयर आपको पहले ही यहाँ पे बता दिया ताकि चीज़ें क्लियर रहें क्या क्या लेयर किसमें है। तो सोलर फोटोस्फीयर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये स्केप होती हैं क्या, जो भी फोटोस्फीयर सन की रेज हैं वही स्पेस में यहाँ पे आती हैं और रेडिएट करती हैं, और ये एडवेक्शन प्रोसेस से यहाँ तक चीज़ें पहुँचती हैं फोटॉन के रूप में। तो आशा करते हैं सन का जो स्ट्रक्चर है, फ्यूजन है, वो आपको मैं अच्छा से समझाने में सफल हुआ हूँगा। कोई भी आपका क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरी डाउट, तो आप कमेंट सेक्शंस आपके लिए ओपन है, आप वहां पर जा कर के कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो आदित्य L1 है उसके अंदर पेलोड है। तो यहाँ पे हम सीधे अगर बात करी जाए तो हम पेलोड की बातें बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या पेलोड है, तो आप देखिए VELC, यहाँ पे VELC है, इसका क्या पूरा नाम है। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकता है, VELC का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो विजुअल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, ये मैं पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, तो यहाँ पे मैं बारीकियों पे ध्यान न दे करके सीधे सीधे जा करके आपको यहाँ पे कवर करूँगा। सोलर लॉ एनर्जी, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जिसे सोलेक्स बोला गया है, पापा जिसे प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य बोला गया है, हेलियोज यहाँ पे हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर बोला गया है, और सूट यही टेलीस्कोप है। याद रखिएगा क्वेश्चंस यहाँ से तो बनेगा ही बनेगा, इसको कोई छोड़ नहीं सकता।
तो यहाँ पे सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यही है जो सूर्य पे नज़र रखने के लिए बनाया गया है। तो इसी के अनुसार सूर्य पे ये नज़र रखेगा और रीडिंग लेगा और हम तक पहुंचाएगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट आती है एस्पेक्ट्स, जो इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए जानना। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इसका पूरा फुल फॉर्म है। लास्ट वन इज मैग्नेटोमीटर, जिसे मैग बोला गया है। ये मेजर करेगा क्या, लो इंटेंसिटी इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड में किस प्रकार से यहाँ पे चीजें चल रही हैं, यानी मैग्नेटिक का जो अट्रैक्शंस है फील्ड का चीजें वो किस प्रकार से प्रभावित कर रही हैं एक दूसरे को, उसका मेजरमेंट मैग्नेटोमीटर यहाँ पे करेगा। तो ये सारे पेलोड लगाए गए हैं किसमें, तो आपके आदित्य L1 में लगाए गए हैं। तो आदित्य L1 में सारे पेलोड लगाए गए हैं। पेलोड आपको बता दिया। थोड़ा बारीकियों को अगर हम देखें, यहाँ पे बारीक जो चीज़ें हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आ रही हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका लैंगेरियन पॉइंट मैं कहा था अभी आपको कवर करूँगा, और इसलिए क्योंकि एक आपको मैप की अगर माध्यम से ये चीज़ें मैं बताऊंगा तो काफ़ी इजीली आप समझ सकते हैं, इसी वजह से मैंने वहाँ पे रोक दिया। भारत जो है वो L1 वाले जोन में भेज रहा है। बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट हैं, क्या है वो 5 पॉइंट हैं। तो L2, L4, L3, L5 ये 5 पॉइंट हैं जो यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट यहाँ पर भेजेंगे। तो क्या जो ग्रेविटी है सन की और अर्थ की, तो वो बहुत हद तक यहाँ पे चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, जिसके कारण आपका जो स्पेसक्राफ्ट है स्टेबल पोजीशंस में आ जाएगा, ज़्यादा फ्यूल की यूजेज नहीं लगेगी, और जो स्टेबल पोजीशंस में आ जाएगा तो उसकी इफ़िशियंसी भी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी हम लोगों की बढ़ जाती है। तो यहाँ से सही प्रकार से बिना ऑब्स्टेकल के हमारी जो सूट है, जो पेलोड है, वो यहाँ पे निगरानी रखेगी किसकी, सन की। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको जानना। सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग किस पॉइंट पे भेज रहे हैं, तो हम लोग लैंगेरियन पॉइंट 1 पे भेज रहे हैं। अब यहाँ पे जो अर्थ की ऑर्बिट है वो उसकी चक्कर लगाती हुई यहाँ से 1.5 मिलियन किलोमीटर तक लैंगेरियन पॉइंट तक यहाँ पे हमें भेजना है। तो ये क्रूज वाले फेज को क्रॉस करके इस लैंगेरियन पॉइंट तक पहुंचेगा, और जो व्हीकल लेके जा रही है उस व्हीकल का नाम PSLV C57 नाम है। इसका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है। अब ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दिया, आशा करते हैं आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही होंगी। तो ये सोलेक्स और हेलियोस यहाँ पे इसके पेलोड हैं, उसकी डिटेलिंग दी गई है, किसके द्वारा डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। इसी तरह सूट की बात करी जा रही है यहाँ पे, जो सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, ये किस प्रकार से डेवलप किया गया है, किसके किसके द्वारा, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं लगा दिया हूँ। एस्पेक्ट्स और पापा भी यहाँ पे किससे द्वारा डेवलप किया गया है, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर दिए हैं। मैग जो है ये भी किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ये भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें जो ट्रेजेक्टरी है आपको अर्थ से लेकर के सन तक, वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई हैं यहाँ पे, और आशा करते हैं ये सारी चीज़ें जो आपको बताया मैं, लैंगेरियन पॉइंट को लेकर के, ट्रेजेक्टरी पॉइंट को लेकर के, डिस्टेंस को लेकर के, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो 1.5 मिलियन किलोमीटर अगर बात करी जाए, 15 लाख किलोमीटर के आसपास ये L1 का डिस्टेंस है, जिसे हम लैंगेरियन पॉइंट बोल रहे हैं। वहाँ पर जाकर के हमारा स्पेसक्राफ्ट रुकेगा और यहाँ से बिना ऑब्स्टेकल को रीडिंग कर सकेगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, बहुत नई नई चीज़ों की खोजने की बारी है अब ये आदित्य L1 की। तो हम लोग इसमें बहुत अच्छे से सफल भी हुए हैं। आशा करते हैं इसका जो टूर है वो लगभग 3 से 4 महीने की 125 डेज की बोली जा रही है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये इतना दूरी तय करेगा और इसके लिए इसको 125 डेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी डिटेलिंग आपको दे दिया, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये PSLV C57 बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम्स में यहीं से पूछे जा सकते हैं। अब एडिटोरियल में क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं
वो सारी डिटेलिंग यहाँ पर हम देख लेंगे। बात करी जा रही है इसरो की, तो हम लोग जानते ही हैं ये आपका इसरो स्पेस से रिलेटेड सारी रिसर्च और चीज़ें करता है, जिसके कारण ये अभी वर्ल्ड में विश्वविख्यात भी होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि बैक टू बैक हम सक्सेस करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी चंद्रयान 3 भेजें, चंद्रयान 2 भेजें, फिर उसके बाद हम लोग आदित्य L1 भी यहाँ पर भेज चुके हैं। तो ये हमारी सक्सेस दिखाती हुई नज़र आ रही है। जो चाइना है, पाकिस्तान है, जो अपनी नेबर कंट्री हैं, वो अलग प्रकार से यहाँ पे रिएक्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। तो भारत का जो छवि है अपने नेबरिंग कंट्री में वो और अच्छा यहाँ पर हुआ है। अगर बात करें इसकी मैच्योरिटी की, किसकी, तो इंडियन स्पेस जो प्रोग्राम हम लोग भेज रहे हैं उसमें हम कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्पेस को एक्सप्लोर करने में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात होगी। क्योंकि अगर देखिए आज की अगर डेट की बात करी जाए तो केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि स्पेस के फील्ड में भी रेस शुरू हो चुका है। तो एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ USA है, और एक तरफ बात करी जाए तो रसिया है, एक तरफ अपना इंडिया भी है। ये सब जो कंट्री हैं स्पेस के रेस में लगे हुए हैं। तो यूरोपियन यूनियन की अगर बात करी जाए तो फ्रांस, लंदन, इंग्लैंड, ये सब कंट्री भी यहाँ पे निकल के आ रही हैं जो स्पेस के रेस में है। अच्छा, स्पेस के रेस क्यों हो रही है, ये भी एक बड़ा प्रश्न निकल के आ रहा है। तो जो पृथ्वी का रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं अब कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, स्पेस की भी चीज़ें जानने योग्य हो रही हैं। हमें स्पेस में क्या क्या मिनरल्स हैं, चंद्रमा पे हमारे जो भेजे गए हैं चंद्रयान 3 वो मिनरल का ही तो पता लगाने गए हैं, ताकि वहाँ पे लाइफ संभव है कि नहीं, वहाँ से क्या मिनरल हम एक्सट्रैक्ट करके पृथ्वी पे ला सकते हैं, या फिर वहीं पे हम क्या निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार का चीज़ें भी डेवलप करी जा रही है। तो स्पेस के फील्ड में स्पेस वार भी होना संभव है, लाजमी है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं जो कि अब समय के साथ बदलती हुई चीज़ें निकल के आ रही हैं। आदित्य L1 की बात करी जाए तो ये तो स्टडी करने के लिए भेजा ही गया है, हम सभी लोग जानते हैं। मल्टी वेवलेंथ यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है तो ये भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक्सरे, इंफ्रारेड, UV रेज, ये सब का इस्तेमाल करके यहाँ पे रीडिंग लेगा। तो इसके अंदर बहुत सारे पेलोड हैं जो 7 आपको मैं बताया। तो यहाँ पे 4 जो है रिमोट सेंसिंग से चलने वाले पेलोड हैं और 3 यहाँ पे इन सीटू हैं, उसी के अंदर यहाँ पे चीज़ें डाली गई हैं। तो ये सैंपल कलेक्ट करेगा और यहाँ पे हम लोगों को भेजेगा। तो ये क्लोजेस्ट स्टार है। अगर बात करी जाए तो सन क्या है, सन एक स्टार है। जो स्टार्स दिखते हैं वो क्या हैं, वो भी सन है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जो भी तारे दिखते हैं वो सारे के सारे सूरज हैं। इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इतने दूर हैं, सूरज से भी वो इतने दूर हैं कि वहाँ उनकी टिमटिमाती लाइट रात को ही हम लोगों को दिखाई देती है। तो ये चीज़ें याद रहना चाहिए आपको और पता होना चाहिए, क्योंकि वो सन से बहुत ही ज़्यादा दूरी पे हैं, इसलिए पृथ्वी तक उनकी लाइट नहीं पहुंचती। एक की लाइट इतनी पहुंचती है तो हम लोग तबाही से यहाँ पे गुजर जाते हैं। अगर इतने सारे की पहुंच जाए तो क्या हाल होगा, ये सोचना भी असंभव है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको मुझे बतानी थी। यहाँ पे टेलीस्कोप के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारी रीडिंग लेगा और बहुत सारे सेक्रेट भी हैं सन की, अगर हम बात करें, जो अभी तक एक्सप्लोर हम लोग नहीं कर पाए हैं। तो इंडिया इसमें अपना हस्तक्षेप करता हुआ नजर आ रहा है। भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की बात है। पर्टिकुलरली बात करी जाए तो सोलर विंड स्ट्रीम किस प्रकार से पार्टिकल यहाँ पे चेंज होते रह रहे हैं, हाइड्रोजन से हीलियम में किस प्रकार से कन्वर्जन हो रहा है, स्पेस को लेकर के सोलर विंड ये किस प्रकार से वेदर को इफेक्ट कर रहा है, डिजिटल कंपोनेंट स्पेस क्राफ्ट की अगर बात करें तो किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें चेंज करके रीडिंग करके हम लोगों को भेजेगा। ये सारी रीडिंग हम लोगों के पास पहुँचेगी कुछ ही दिनों में। अगर बात करी जाए 125 दिन जब वहाँ पे गुजर जाएगा, उसके बाद वहाँ पे लैंगेरियन पॉइंट में इसको स्टेबल किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। आदित्य L1 की बात करी जाए तो ये ट्रेवल करेगा लैंगेरियन पॉइंट तक और 1.5 मिलियन किलोमीटर पहले ही आपको ये सारी चीज़ें बता दिया हूँ। तो इसकी रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमें सेक्रेट रखी गई है, यानी हमारे पास उसको लेकर के
इंफॉर्मेशन ही नहीं है, उस चीज़ों को अगर हम बात करें तो हमें इन्फॉर्म करेगा, उसके बारे में हम चीज़ें जानेंगे, सोलर विंड्स के बारे में, स्टॉर्म्स के बारे में, वेदर कैसे बदल रहे हैं, टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे ड्रॉट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें यानी सन के कंडीशंस को बताएंगे। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर ये है तो अगर ये सन है तो सन के चारों तरफ की सराउंडिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं हम रीडिंग करते हुए नजर आएंगे, केवल सन को नहीं तो सन की सराउंडिंग को भी हम रीडिंग करते हुए नजर आएंगे। तो ये इस प्रकार से चीज़ों को डेवलप किया गया है। तो ये बहुत ही इंडिया के लिए बड़ी और बिग अचीवमेंट करी जाएगी, जिसके कारण इंडिया की स्पेस की जो इकोनॉमी है, जो मार्केट है, वो वर्ल्ड में और ज़्यादा बढ़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर और ASI को। यहाँ पे सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पे दे दूंगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोर्ट का ऑर्डर क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, वो सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको यहाँ पर दे दूंगा। बात करी जा रही है राम जन्मभूमि की। तो राम जन्मभूमि का जब केस आया 9 नवंबर 2019 को, तो उसमें बहुत सारे जस्टिस बैठे हुए थे, जजेस बैठे हुए थे, जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी थे। कुछ उनमें से तो आज यहाँ पे आपके DY चंद्रचूड़ भी उसके मेंबर थे, जो आज CJ आई हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज के समय में वो पद ग्रहण किए हुए हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की हम बात कर रहे हैं जो 9 नवंबर 2019 में ये बेंच जजमेंट सुनाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ये बेंच था, रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबड़े, DY चंद्रचूड़ जो अभी आपके CJ आई हैं, अशोक भूषण और अब्दुल नाजिर। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक मुस्लिम भी यहाँ पर थे, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम अब्दुल नाजिर। देखिए क्वेश्चन तो इससे कई बार आया है, लेकिन अब पुनः न्यूज़ में ये चीज़ें आ रही हैं तो आपको पता होना चाहिए। ये जो एक्ट आया 1991 में, तो ये वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट आया है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट कब आया है, ये भी क्वेश्चंस आपसे कर सकता है। तो इसमें क्या चीज़ें बोली, इसी के अंतर्गत ये जजमेंट आया कि राम जन्मभूमि को निर्माण किया जाए। और जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसको ये बोला गया कि आपके लिए यहाँ पे फैजाबाद के आसपास आपको कुछ ज़मीनें प्रोवाइड करी जाएंगी, वहाँ पर आप मस्जिद का निर्माण करिए। तो यही जजमेंट निकल के आया था। अब आपको पूरी कहानी मैं यहाँ पे तो बता दिया, लेकिन क्या इसमें इशू है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या इसमें फ्लॉज हैं, गलतियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हमें जानना एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे महंत सुरेश दास और अदर्स यानी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं राम जन्मभूमि टेम्पल केस को लेकर के ये चीज़ें चली थी, जो आपको पता ही होगा। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट ये केस है, जिसके कारण सभी लोग इस पे निगाहें रखे थे। तो जो 5 जज का बेंच था यहाँ पे, ये कलेक्टिवली यहाँ पे राम जन्मभूमि टेम्पल का केस यहाँ पे इस एक्ट के अंतर्गत डिफाइन कर देता है। लॉ जो है इसके अंदर क्या 2 पर्पज को फुलफिल करता है। तो पहला पर्पज क्या है, तो सबसे पहले यही यहाँ पे बातें याद रखिएगा। तो ये सीधे सीधे प्रोहिबिट करता है क्या, तो जो कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो अगर आप कोई भी प्लेसेस है उसको अगर वर्शिप में कन्वर्ट करेंगे, उसको यहाँ पे सीधे मना करता है। कौन सा एक्ट, जिस एक्ट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991। वहीं पे अगर बात करी जा रही है दूसरे जो प्रोविजंस हैं वो क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो लॉ हैं सीधे इम्पोज करते हैं क्या, एक प्रकार से जिम्मेदारी, पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस की बात करी जा रही है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है वर्शिप के स्पेस की अगर हम बात करें, तो ये 15 अगस्त 1947 से जो चीज़ें चली आ रही हैं उसको यथास्थिति कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूल के अंतर्गत यहाँ पे बना के रखने की ज़रूरत है। तो मेंटेन करने की ज़रूरत थी, यहाँ पे इसी के अंतर्गत ये चीज़ें मेंशन है। तो जो कैरेक्टर है प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, ये अल्टर नहीं होना चाहिए, सीधे मेंशन है 1991 में यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे इसी के विरुद्ध ही जजमेंट दिया गया। फ्रेंड्स, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और अपने कलीग के साथ जो आपके रिलेटिव हैं तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आगे बढ़ते हैं, ASI की बैकग्राउंड डिटेलिंग देखेंगे, फिर एडिटोरियल को यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी बहुत सारा यहाँ पे रोल निकल के आता है। वो कैसे, तो जो राम जन्मभूमि है
उसकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण भी लेकर के आया है एंशिएंट टाइम में कि वहाँ पे स्टैचूज मिले हैं, बहुत सारे मूर्तियाँ मिली हैं, शिवलिंगम मिले हैं। तो ये एंशिएंट टाइम की चीज़ें वहाँ पे दर्शाती हुई नज़र आ रही हैं, तो इसीलिए इसकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। एएसआई की बात करी जाए तो ये इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, जो कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशंस की बात करता है कि संस्कृति जो हमारी हेरिटेज है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है, इमारत है कंट्री में, उसको किस प्रकार से हम कंजर्व प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसी की सारी बातें यहाँ पे करी जा रही है। फाउंड किस ईयर में इसका फाउंडेशन हुआ था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में, याद रखिएगा डेट कई बार पूछा गया है। 1861 में एएसआई का यहाँ पे क्या किया गया है, फाउंडेशन किया गया है, इसको फाउंड किया गया है। तो कनिंघम के द्वारा यही इसके पहले डायरेक्टर जनरल भी बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चंस आया है, एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो यहाँ पे याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। सिस्टमेटिक तरीके से रिसर्च करने के लिए इसको स्थापना करी गई थी, तो यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी के रूप में ये कार्य कर रहा था, तो जो कि फाउंड किया गया था ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट जो यहाँ पे थे सर विलियम जोन्स 15 जनवरी 1784 को। तो एशियाटिक सोसाइटी के नाम से यहाँ पे 15 जनवरी 1784 को ये चीज़ें थी। इसी के आधार पे कलकत्ता में जो सोसाइटी थी उसको और ज़्यादा प्रमोट किया गया और संस्कृत और पर्शियन टेक्स्ट को यहाँ पे कई सारा पब्लिश भी किया गया है। अर्ली मेंबर की बात करें तो चार्ल्स विल्किंस का नाम यहाँ पे अमर हो गया है। वो कैसे, तो यहाँ पे इन्होंने पब्लिश किया पहला इंग्लिश ट्रांसलेशन किस चीज़ का, भागवत गीता का। 1785 में क्वेश्चंस कई बार पूछा है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चार्ल्स विल्किंस का नाम याद रखिएगा भागवत गीता से, और 1785 में, ये फैक्ट्स बिल्कुल भूलिएगा नहीं। तो चार्ल्स विल्किंस इन्होंने ही ट्रांसलेशंस किया था 1785 में, और किसके अंतर्गत, तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग के अंतर्गत। इस समय यही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग के अंतर्गत यहाँ पे कार्य किए थे। उसके बाद अगर बात करी जा रही है सोसाइटी की क्या अचीवमेंट थी, किस सोसाइटी की, एशियाटिक सोसाइटी की अभी बात कर रहे हैं। तो यही एशियाटिक सोसाइटी यहाँ पे डेवलप होके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बन जाती है। एशियाटिक अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट को ही डेसिफरमेंट करने में काफ़ी योगदान दी, यानी खोज करने में, उसको तोड़ने में, कि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट की पूरी रीडिंग करने में यही संभव हो गए थे। कौन, जेम्स प्रिंसेप 1837 में, और सक्सेसफुली इन्होंने इनॉग्रेट किया था। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे बताया। ब्राह्मी स्क्रिप्ट का खोज कौन किया था, तो जेम्स प्रिंसेप कब किए थे, 1837 में। बार बार क्वेश्चंस ये एग्जाम्स में आते रहते हैं। अब अगर बात करी जा रही है कोर्ट की, तो यहाँ पे क्या जो प्लेस ऑफ वर्शिप है किस प्रकार से देखा जा रहा है, तो यहाँ पे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद एक कहीं ना कहीं इसको एग्जेम्प्ट करके निकल गया। तो यहाँ पे जो 1991 का केस था वर्शिप का, वो कहीं ना कहीं एग्जेम्प्ट करके इस केस को निकल गया, उसको कहीं ना कहीं कंसीडर किया नहीं गया। तो ये दो प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं जो कहीं ना कहीं ये नॉर्म्स को यहाँ पे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, वो एडिटोरियल में मेंशन है, मेरा कोई भी शब्द नहीं है। अगर हुआ भी तो मात्र उसे कोई संयोग आप समझ लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो क्या निकल के आ रही हैं, जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो क्या है, यहाँ पे डिफाइन करता है। जो भी ब्रॉड तरीके से अगर हम देखें, एक बड़े स्तर पे जा कर के देखें, तो जो पब्लिक रिलीजियस वर्शिप है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलीजन को, यहाँ पे डिनोमिनेशंस यहाँ पे इनकी चल रही है, इसी को दर्शा रहा है। 4 अगस्त 1923 की बात करें यहाँ पे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ पे 2 अगस्त 2023 को यहाँ पे अंजुमान इंतजामिया मस्जिद कमेटी ये चैलेंज करती है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर देता है कि डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट यहाँ पे वाराणसी में इस प्रकार की जो चीज़ें चलती हैं उसकी लीगैलिटी को यहाँ पे बताता हुआ नजर आता है। वहीं पे अगर बात करी जाए दूसरी तरफ, तो यहाँ पे ज्ञानवापी का भी केस निकल के आता है, जो अभी निकल के आ रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे शिवलिंग प्राप्त करी है इसके अंदर। हालांकि अगर बात करी जाए राम जन्मभूमि की, तो यहाँ पे हिंदू जो है वर्शिप किया करते थे, तो इसके आधार पे बहुत सारे
डॉक्यूमेंट बना करके कई सारे पेजों का जजमेंट दिया गया हिंदू के पक्ष में। इसी प्रकार अगर बात करी जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे शिवलिंगम तो निकल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम चीज़ों को देखें तो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत लंबे समय से, सेंचुरी से यहाँ पे ज्ञानवापी में अपनी आराधना करते हुए नजर आते हैं। ये इसके आधार पे अब क्या जजमेंट होगा क्या नहीं होगा वो तो समय ही बताएगा। वहीं पे अगर बात करी जा रही है राम जन्मभूमि की, तो वहाँ पे इसका आधार मान करके जजमेंट हुआ था। तो यहाँ पे जो मुस्लिम की चीज़ें हैं ज्ञानवापी वाली, वो तो आपको मैं बता दिया किस प्रकार से यहाँ पे रिलीजियस की डिनोमिनेशन चल रही है, किस प्रकार से चलेगी, वो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। क्या यहाँ पे याद रखने योग्य है, तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं जो लंबे समय से भारत में चीज़ें चल रही थी। बात करी जा रही है मुस्लिम आउटसाइडर तो जो थे, जो आउटसाइड से मुस्लिम भारत में आए थे इंडिया में, तो इंडिया में आने के बाद उन्होंने क्या किया, तो इंडिया पे ही रूल करना शुरू कर दिया। तो इंडिया के लोग यहाँ पे आपस में या उसको एक्सेप्ट भी किए, ऐसा नहीं है कि रिबेल ही करना शुरू कर दिए। क्योंकि देखिए एक मुगल थे जो यहाँ पे आकर के अपने कंट्री को अडॉप्ट किए, एक इंग्लिश थे जो यहाँ पर आने के बाद भी हमें एक्सेप्ट नहीं किए और हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशंस भी करते थे। तो ये इंग्लिश और मुगल में बहुत व्यापक अंतर है। अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ द डिफरेंसेस निकल के आ जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप को सुपीरियर रेस मानते थे, ये हमारा एक्सप्लॉयटेशंस करते थे, ये यहाँ के लोगों से मैरी करना पसंद नहीं करते थे, ये यहाँ के कल्चर ट्रेडिशंस पे ट्रस्ट नहीं करते थे। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मैं क्या क्या बताऊं। तो इनका एक ही मोटिव था किस प्रकार से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस वो भी ब्रूटल तरीके से किया जाए। तो ये रिसोर्स के चक्कर में पड़े थे। जबकि मुगल यहाँ पे आए तो यहाँ के लोगों को अडॉप्ट किया, हिंदू महिलाओं से शादी भी की और यहाँ के कल्चर को सेलिब्रेट भी करते थे। तो ये बहुत ही व्यापक है। देखिए हिंदू मुस्लिम का लड़ाई कराने वाले केवल और केवल इंग्लिश ही थे। ये चीज़ें याद रखिएगा, जो आज के डेट तक ये चीज़ें चलती हुई जा रही है। हिंदू और मुस्लिम आपस में बहुत ही पीसफुल तरीके से रहा करते थे। ये भी एक सच्चाई है अपने देश की, क्योंकि भारत ऐसी कंट्री है जो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। कोई एक रिलीजन कल्चर रेस यहाँ पे नहीं है, बहुत सारे वर्ल्ड की रेस रिलीजन कल्चर यहाँ पे है। तो इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे बातें बोली जा रही हैं कि यहाँ पे जो मुसलमान का जब समय था, जब रूल करता था लोग, तो यहाँ पे अकबर की ज़्यादा चीज़ें फोकस करी गई हैं। क्या कि जो हिंदू के फेस्टिवल थे वो रिलीजियस फ्रीडम यहाँ पे प्रोवाइड करते थे। भक्ति मूवमेंट इन्हीं के आसपास से यहाँ पे गुजरा और फ्लरिश किया इनके समय तक। चैतन्य महाप्रभु, सूरदास, तुलसीदास, गोपाल भट्ट, शंकर देव, एकनाथ, तुकाराम, दादू मीराभाई और गुरु नानक साहब, ये सारे लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे रेज किए नॉन ब्राह्मण्स स्टेटस को लेकर के। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। दलित भी अमंग हिंदू ही थे, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सारी डिटेलिंग यहाँ पर मैं दे दिया। आशा करते हैं चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बताया, आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया काफ़ी पोल्यूशन यहाँ पे मचा रहा है। वो क्यों, क्या कारण है, वो सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग यहाँ पर हम देखेंगे। तो बात करी जा रही है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स की, AQLI 2021 की, जो यहाँ पे फेलियर चीज़ें निकल के आ रही हैं। क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की गाइडलाइंस को 2.5 जो यहाँ पे दिया गया है, जिसे पर्टिकुलेट मैटर बोला जाता है। यहाँ पे 5 ग्राम से यहाँ पे मिली क्यूब तक यहाँ पे चीज़ें, ये ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी 2.5 साल से लेकर के यहाँ पे कितने साल तक, 15 साल तक कम करती हुई नजर आ रही है। किसी स्पेसिफिक फील्ड की अगर लोकेशंस की हम बात करें तो दिल्ली की ही बात कर रहे हैं, ज़्यादा और कहीं की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2.5 साल तक इसी की वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन रेखा कम हो रही है। साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्राइसिस निकल के आ रही है पोल्यूशंस की, और जो पोल्यूशंस बढ़ता हुआ 9.7% तक चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 महीने तक कम होती हुई नज़र आ रही है साउथ एशिया की अगर हम बात करें। अब ये एक प्रकार का आपको ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ के माध्यम से हम ये देखेंगे
कि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस निकल के आ रही है। PM 2.5 कंसंट्रेशंस की बात करी जाए ग्लोबली अगर, तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है पोल्यूटेड कंट्री में। उसके बाद निकल के आ रहा है क्या आपका ये इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना। देखिए 2011, 12, 15 तक इस सिचुएशंस में खड़ा था, लेकिन आज के सिचुएशंस में 2021 के सिचुएशंस में चाइना देखिए कितना कम किया हुआ। क्यों? क्योंकि हाइड्रो एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी इस पे शिफ्ट होता हुआ तीव्र गति से नज़र आ रहा है। यहीं पे अगर बात करी जा रही है इंडिया की, तो इंडिया भी कभी पीक पे चल रहा था, अभी और पीक पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो इंडिया जो है अभी पोल्यूशन वाले फील्ड में और तीव्र गति से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहीं पे अगर स्टेट वाइज पोल्यूशंस की बात करी जाए तो दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा और बिहार की, इनकी अगर आंकड़े को देखा जाए तो जो लॉस ऑफ लाइफ ईयर है पोल्यूशंस की वजह से, PM 2.5 आपके फेफड़े में जा कर के वहाँ से पुनः निकल भी सकता है। ये इतना छोटा होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे 11.2 ऑलमोस्ट 12 ईयर की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दिल्ली में, वो लोगों की घट जा रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग 9 साल, हरियाणा में लगभग 8.5 साल, बिहार में लगभग 8 साल। इस प्रकार का पोल्यूशन हमारा तो स्टेट हो चुका है, पोल्यूटेड स्टेट। अब अगर बात करी जाए टॉप 5 थ्रेट ऑफ लाइफ की, तो किसको किसको यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो अगर लाइफ ईयर लॉस्ट देखा जाए तो 5.5 साल यहाँ पे PM 2.5 जो है कम करता हुआ नजर आ रहा है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज से यहाँ पे 4.5 साल तक चीज़ें निकल के आ रही हैं। BP की यहाँ पे बात करी जा रही है तो आप देख सकते हैं 2.5 के आसपास, टोबैको 2 के आसपास, और यहीं पे चाइल्ड मैटरनल मालनरिशंस में भी इम्पैक्ट निकल के आ रही है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को भी इम्पैक्ट करती हुई नजर आ रही है। एनुअल एवरेज की बात करें 2.5 कंसंट्रेशंस की, जो कि पॉल्यूशंस है, तो नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें आपको निकल के आ रही होंगी। उसके बाद नेशनल एवरेज ये रहा और अदर रीजन में ये हाल है। तो जो डेवलपमेंट है सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न प्लेन में ही हो रहा है, जिसके कारण पोल्यूशन कहाँ होगा? इसी प्लेन में। पॉपुलेशंस कहाँ है? नॉर्दर्न प्लेन में। पोल्यूशन कहाँ होगा? उसी प्लेन में। जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हैं कहाँ पे होगा? जहाँ पे पॉपुलेशंस होगा, जहाँ पे पॉपुलेशंस होगा वहीं पे पोल्यूशंस होगा। तो यहाँ पे अभी डेवलपिंग स्टेज में है, इंडिया इमर्जिंग स्टेज में है, तो इस प्रकार की चीज़ें कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे पोल्यूशंस भी हो रही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दें, विश्व की ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो बिना पोल्यूशंस किए ही डेवलप हुई हों, पहला चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी कंट्री पोल्यूशंस मचाई हैं वो बाद में अपने पोल्यूशंस को कम भी करी हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इंडिया अगर पोल्यूशंस मचा रहा है डेवलप करने के लिए, अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो बाद में यही इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पे भी कंप्लीट शिफ्ट होता हुआ दिखेगा और पोल्यूशंस कम होता भी दिखेगा। तो जो नदियां हैं, जो एयर हैं, जो नॉइज पोल्यूशंस हैं, हर प्रकार की सॉइल पोल्यूशंस हैं, साउंड पोल्यूशंस हैं, लैंड पोल्यूशंस है, वाटर पोल्यूशंस हैं, सारी की सारी पोल्यूशंस कम होती हुई नज़र आएंगी। अब देखते हैं हंगर इन इंडिया, भारत में अगर भूखमरी की बात करी जा रही है तो वो किस लेवल पे चल रही है, वो सारी डिटेलिंग यहाँ पर देखेंगे। मेजर फूड प्रोड्यूसर्स हम लोग हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी लूप होल्स भी निकल के आ रही हैं। उसी की हम बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से फूड सिक्योरिटी में लूप होल्स है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस इतना बड़े स्तर पे चल रहा है, लोगों को अनाज प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, जिसे इनसिक्योरिटी बोली जा रही है फूड की। हंगर और चाइल्ड माल नरिशन से हमारे देश के बच्चे शिकार हो रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करी जा रही है तो 2022 में हमारा रैंक 107 रैंक था 121 कंट्री में। कितना भयानक स्थिति है यही यहाँ पर दर्शा रहा है। तो किस कंट्री में? 103, नाइजीरिया, पाकिस्तान 99, इनके रेंज में हमें ला करके रखा गया। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करी जाए तो ये सीधे सीधे इसी रिपोर्ट को नकारते हुए नजर आया, बोला कि ये रिपोर्ट सही बना ही नहीं है, क्योंकि भारत की बहुत सारी ऐसी वेलफेयर स्कीम है जो इसको हटाने के लिए, इसको चेंज करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए लाई गई है, ताकि लोगों के जीवन में बदलाव आ सके। यहीं पे बात करी जा रही है अंडर नरिशमेंट की, ये भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाइल्ड
मालनरिशंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये सब चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ बात करी जा रही है स्टंटिंग, वेस्टिंग। अच्छा, स्टंटिंग से क्वेश्चंस यूपीएससी बनाया है, तो वेस्टिंग से भी क्वेश्चंस बनाया है, मॉर्टेलिटी से भी क्वेश्चंस बनाया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वेस्टिंग क्या है। तो जब आपका वेट और हाइट में मिसमैच हो जाता है, जितना हाइट है उसके अनुसार वेट नहीं है, उसको वेस्टिंग बोला जाता है। किसी भी बच्चे की अगर हम बात करें, वहीं पे अगर बात करी जा रही है स्टंटिंग की, तो आपका एज और हाइट को लेकर के चीज़ें होती है। जैसा एज वैसा हाइट नहीं होती है, तो उसे हम स्टंटिंग बोलते हैं। मॉर्टेलिटी, कितनी डेथ हो रही है बच्चों की, ये यहाँ पे मॉर्टेलिटी निकल के आ रही है 5 साल का। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टेट हंगर इंडेक्स भी इसी के आधार पे कंसीडर करता है। तो जो 4 इंडिकेटर हैं, वो 4 इंडिकेटर क्या हैं? वो यही 4 इंडिकेटर हैं जो आपको अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे 4 इंडिकेटर यही सारे हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 4 इंडिकेटर जैसे कि कैलोरी की कितनी अंडर नरिशमेंट यहाँ पे यूजेज हो रही हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग, मॉर्टेलिटी, चिल्ड्रन, ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। जो स्टेट का हंगर इंडेक्स है, इसी के आधार पे इंडिकेटर को यूज करता है। अगर बात करी जाए कैलोरी अंडर नरिशमेंट की, इसको छोड़ दिया जाए तो ये कैलोरी अंडर नरिशमेंट 2012 से ही इसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है बॉडी मास इंडेक्स ने। तो यहाँ पे 2012 से इस डाटा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर हंगर की बात करी जा रही है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एसडीजी निकल के आती है, जहाँ से क्वेश्चंस, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा छोटे से लेकर के आसमान तक जहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आया। तो जल्दी से इसको रट लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से हमेशा बने हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ें निकल के आती हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहला चीज़, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब आया? तो 2016 से लेके 30 तक ये चीज़ें रखी गई हैं कि इसको लेकर के चलना है। इससे पहले क्या था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था जो 2000 से लेकर के 2015 तक चीज़ें चली। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको किस प्रकार से लोगों को उनकी ज़िंदगी में, उनके खान पान में, व्यवहार में, वातावरण को लेकर के ओवरऑल यहाँ पे चेंजेस करने की बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करता है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आता है? तो यहाँ पे नो पॉवर्टी। देखिए, गरीब जब रहेगा व्यक्ति तो क्या होगा? सबसे बड़ा पाप यही है जीवन में, सबसे बड़ा दुख यही है जीवन में कि लोग यहाँ पे अगर गरीब रहेंगे तो अपनी पेट को भी नहीं पाल सकते, यानी भूखे रहना पड़ेगा उनको। इसीलिए ये दूसरे नंबर पे आ जाता है हंगर। अगर हंगर रहेंगे तो हेल्थ खराब रहेगा, इसीलिए तीसरे नंबर पे आ जाता है। और हेल्थ खराब रहेगा तो एजुकेशंस भी यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। जेंडर इक्वालिटी 5वें नंबर पे बात करी जा रही है। क्लीन वाटर सैनिटेशन 6वें नंबर पे बात करी जा रही है। और क्लीन एनर्जी की बात करी जा रही है 7वें नंबर पे। 8वें में डिसेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी जा रही है। 9वें में इंडस्ट्री में इनोवेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है। वहीं पे बात करी जा रही है रिड्यूस इनइक्वालिटी 10वें नंबर पे डाली गई है। सस्टेनेबल सिटीज़ की बात करी जा रही है। और 12 जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होना चाहिए और प्रोडक्शन होना चाहिए। 1 सेकेंड लूँगा यहाँ पे, 1 मिनट कम से कम आपको एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए, कोई भी कंट्री, अगर चाइना, मान लीजिए चाइना एक कंट्री है और यूएसए एक कंट्री है, तो ये दोनों कंट्री ट्रेड वार में अपना भिड़ चुकी हैं, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्शंस निकल के आ रहा है। तो अपने नीड के अनुसार अगर प्रोडक्शन हम करेंगे तो महात्मा गांधी यही बात बोले थे कि पृथ्वी जो है बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन ग्रीड के अनुसार, लालच के अनुसार करेंगे तो कई सारी पृथ्वी यहाँ पे छोटी हो जाएगी। इसी के अनुसार यहाँ पे बात बोली जा रही है। क्लाइमेट एक्शन 13 में रखा गया है। 14 में लाइफ बिलो वाटर रखा गया है। 15 में लाइफ ऑन लैंड रखा गया है। पीस जस्टिस 16 में रखा गया है। पार्टनरशिप सबको मिला करके यहाँ पे 17 में रखा गया है। तो 17 यहाँ पे एसडीजी हैं और 169 की बात करी जा रही है, तो इसके अंतर्गत टारगेट आ जाते हैं। आशा करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको समझ में आया होगा। कोई भी इशू, क्वेश्चंस आप आसान से यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं।
तो जो स्टंटिंग वेस्टिंग मॉर्टेलिटी है ये बच्चों में बढ़ती हुई जा रही है, जिसके कारण ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। स्कोर्स की बात करी जा रही है स्टेट लेवल पे, तो 0 से 100 तक इसको स्कोर दिया गया है। ज़्यादा स्कोर यही दर्शाएगा कि हंगर बहुत ज़्यादा, भुखमरी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। अगर बिहार स्टेट लेवल पे अगर देखा तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये सब 35 स्कोर यहाँ पे प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम ये जो है 29 स्कोर्स प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। यहीं पे अफ्रीकन नेशंस की बात करी जा रही है, हैती, नाइजीरिया, लिबेरिया, सीरा लियोन, ये सब भी कहीं ना कहीं इसी रिजेंबल करते हैं, इसी स्टेट को रिजेंबल करते हुए नजर आ रहे हैं। मणिपुर, पंजाब, दिल्ली ये सब कहीं ना कहीं मॉडरेट हंगर में यहाँ पे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंडिया का जो भारत का जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे कंक्लूजन देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो मेथोडोलॉजी यूज हुआ है कैलकुलेट करने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स वो सही नहीं है। इसी चीज़ की सारी बातें बोली जा रही हैं। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, जो भी चीज़ें यहाँ पे बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटस ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि इंफॉर्मेशन एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है, 2005 में ये चीज़ें आई। तो इसको लेकर के बहुत सारे अभी बदलाव किया गया है, जो कि अगर आप अगर कोई भी क्वेरी डालते हैं तो वो अगर जो पब्लिक अथॉरिटी है, जिसे हम ब्यूरोक्रेट बोलते हैं, ऑफिसर्स बोल रहे हैं, वो अगर चाहे तो पर्सनल इंफॉर्मेशंस के आधार पे आपको इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें डाली गई हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। दूसरी तरफ आरटीआई के एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल किए जा रहे हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे इशू निकल के आ रही है। अगर बात करी जा रही है आरटीआई एक्ट की, तो यहाँ पे उसकी डिटेलिंग भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए, ये जो एक्ट आया ये जो है किसको रिप्लेस किया, तो ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 का था, उसको यहाँ पे आरटीआई एक्ट रिप्लेस करता हुआ नजर आया। तो आरटीआई एक्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता है पब्लिक अथॉरिटी से, और यहाँ पे गवर्नमेंट उनको बाध्य है कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड करने के लिए विद इन 30 डेज इंफॉर्मेशंस उनको मिलना चाहिए। इसका एम्पावर यही है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी हो, करप्शंस जो भी चीज़ें चल रही हो उसका इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे दे, कोई पूछता है तो, और पब्लिक की पार्टिसिपेशन जाहिर सी बात है बढ़ेगी अगर कोई भी क्वेश्चंस करके पूछता है तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक का बहुत ही स्ट्रांग पार्ट था। दूसरी तरफ बात करी जा रही है, अगर यहाँ पे चीज़ें लाइफ और लिबर्टी किया जा रही है तो 48 आवर के अंदर ही यहाँ पे चीज़ें निकल के आएंगी, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी बाध्य हो जाएगी। आरटीआई की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो ये बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में वो 15 जून 2005 को पास हुआ है। इसको मंजूरी मिली है 22 जून 2005 को और इफेक्ट में आया है 12 अक्टूबर 2005 को। तीनों से अलग अलग क्वेश्चंस बने हैं, घबराइएगा मत, इसीलिए मैं यहाँ पे तीनों अलग अलग डेट भी मेंशन किया हूँ। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मजदूर किसान शक्ति संगठन राजस्थान रूरल एरिया से इसकी शुरुआत हुई थी। इन्हीं लोगों के प्रोटेस्ट करने के बाद इसका निर्माण करा गया था। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 1976 में राज नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे रूल करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन को यहाँ पे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत यहाँ पे ट्रीट किया जाए। आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए के अंतर्गत यहाँ पे इसको ट्रीट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पीआईबी डाटा को देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आरोग्य मैत्री इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है क्या, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट भीष्मा, ये क्या है, तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित मैत्री। इसी के अंतर्गत यहाँ पे चीज़ें कई सारे नेबर कंट्री में मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात करी जा रही है। तो प्रोजेक्ट भीष्मा किससे है, मेडिकल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 ये कहीं ना कहीं अमृतकाल में बहुत बड़ी सफलता अर्जित किए हैं। ये जितेंद्र सिंह जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं यहाँ पे उन्होंने बोला है। फिजिकली इम्प्रूडेंट पॉलिसी मत बनाइए, यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें बोल रहे हैं। पॉपुलिज्म स्कीम लेकर मत आइए। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे ये बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी डिटेलिंग यहाँ पे दे दिया हूँ। आशा करते हैं चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक्टिविस्ट की बात करी जाए यहाँ पे, तो सूडान जो कि खार्तूम का रीजन
वहाँ पे 20 लोगों की मृत्यु हो गई है, यहाँ पे डेथ हो गई है। तो सिविलियंस की डेथ हो रही है। इरिट्रिया की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो जो इजराइल है वहाँ पे इरिट्रिया के माइग्रेंट वहाँ पे रह रहे हैं, जिसके कारण ये क्लैशेस निकल के आ रहा है। तो देखिए पुलिस उनको अरेस्ट करती हुई नजर आ रही है। इजराइल के यहाँ पे पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं, उन्होंने क्या बोला है, तो सीधे सीधे यही बात बोल रहे हैं, जो भी अफ्रीकन माइग्रेंट्स हैं उनको अपने देश से खदेड़ा जाएगा, अपने देश में रखा नहीं जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं यूएन जो चार्टर है उसका रेगुलेशंस यहाँ पे ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। इरिट्रिया कहाँ पे है, तो ये देख सकते हैं, इथियोपिया से बॉर्डर टच करता है, जिबूती से बॉर्डर टच करता है, सूडान से बॉर्डर टच करता है, रेड सी से बॉर्डर टच करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इरिट्रिया यहीं के जो माइग्रेंट हैं वहाँ पर पहुँचे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्री हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहा, क्योंकि कई बार मैं बताया हूँ तो क्वेश्चन पूछूंगा। नॉर्थ कोरिया जो है अपना टेस्ट फायर किया है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये मॉकिंग कर रहा है न्यूक्लियर अटैक का। तो यहाँ पे क्रूज मिसाइल है जो यहाँ पे टेस्टिंग किया हुआ है। तो नॉर्थ कोरिया में जो वहाँ पे किम जोंग उन है, पावरोटी जैसा शक्ल लेकर के, तो याद ही होगा आपको, नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग कैपिटल है, साउथ कोरिया के सियोल यहाँ पे कैपिटल है। और यहाँ पे इस बाउंड्री को किस नाम से जानते हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। दोनों साइड सी ऑफ जापान है और एक साइड यहाँ पे LOC है, तो दोनों साइड अलग अलग सी हैं। ये जुड़ा हुआ है चाइना से, चाइना का फेवर करने में बहुत आगे इस समय निकल के आ रहा है, क्योंकि रसिया और USA में टसल चल रहा है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डिटेलिंग है जो आपको पता होना चाहिए। जिम्बाब्वे के लीजेंड क्रिएटर, इनका कोलोन कैंसर से यहाँ पे डेथ हो गया। इनका क्या नाम है, तो हीथ स्ट्रीक। ये जिम्बाब्वे के ग्रेटेस्ट क्रिकेटर यानी बॉलर रहा करते थे। यहाँ पे 49 वर्ष की उम्र में इनका डेथ होता हुआ नजर आया। तो ये भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इंडिया पाकिस्तान को यहाँ पे क्या की है, तो कहीं ना कहीं हराती हुई नजर आ रही है, जो कि भारत के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट की बातें हैं। तो आप देख सकते हैं भारत के लिए कितनी प्राउड मूवमेंट की बातें हैं। एशिया कप फाइनल में जाकर के हम लोग जीते हैं। तो एशिया कप यहाँ पे चला और हॉकी में तो हम लोग जीत गए। अब क्रिकेट की बारी है, तो देखते हैं क्या होता है क्रिकेट में, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। न्यूज और फैक्ट्स की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे दीक्षा, ये क्या है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से अब ऑपरेट होगा। तो इसकी सहायता से लेकर के बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं, याद रखिएगा। इसरो जो है यहाँ पे संडे को परफॉर्म किया है क्या, फर्स्ट अर्थ बाउंड फायरिंग रेंज, तो जो कि यहाँ पे ऑर्बिट L1 में घूमेगा। ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसरो की टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क इंस्ट्रैक इसी को ट्रैक करती हुई नजर आ रही है। तो क्वेश्चन पूछे इंस्ट्रैक कहाँ पे है, तो आपका बेंगलुरु में है, क्या फुल फॉर्म है, ये भी क्वेश्चन कर सकता है। एक रिवर कवर करता हूं, अभी एशिया का कवर करने के बाद अफ्रीका का रिवर कवर हो रहा है। तो बहर अल जरीफ रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसकी डिटेलिंग यहाँ पर देखेंगे। तो ये बहल अल जरेफ ये कई नामों से जानी जाती है। तो जरेफ रिवर इंग्लिश में बोला जाता है, ये आर्म ऑफ वाइट रिवर भी माना जाता है। तो जो नील है उसमें ब्लू नील और वाइट नील, दो नील जाकर के मिलती हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो वाइट नील ये सूड रीजन में, सूडान वाले रीजन में मिलता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्यों, यहाँ पे सारी की सारी डिटेलिंग यहाँ पे मेंशन किया हूँ, क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं। तो साउथ सूडानी स्टेट जोंगलई जो स्टेट है वहाँ पे चीजें होती हैं। बहर अल जरेब यहाँ पे फॉर्म करता है साउदर्न सूड वेटलैंड, जो कि आर्द्रभूमि बोला जाता है। तो बहर अल जरेब यहाँ पे माउंटेन नील और ये वाइट नील का सेक्शंस माना जाता है। माउथ की बात करी जा रही है तो वाइट नील में जा करके ये रिवर मिल जाती है। तो हम इसी की बात करी जा रही हैं यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो अभी स्लाइड है यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारा है। तो लेक टना से निकलती है क्या, टना से टीवी, याद रखिएगा, टीवी से बी फॉर ब्लू,
यानी ब्लू नाइल निकलती है लेक टना से। तो टना से टीबी, टीबी से ब्लू, यहाँ पे आपको याद होगा। और ये ब्लू नाइल कहाँ पे, खार्तूम में जाकर के वाइट नाइल से निकलती है। वाइट नाइल कहाँ से निकल रही है, तो वाइट नाइल आपका लेक विक्टोरिया से निकल के आ रही है। विक्टोरिया कितने कंट्री से बॉर्डर टच करती है, तो युगांडा, केन्या और तंजानिया से बॉर्डर टच करती हुई नजर आती है, याद होना चाहिए। लेक कयोगा और लेक एल्बर्ट भी इसी के पार्ट यहाँ पे हैं। तो वाइट नील निकल के आ रही है, इसी नील रिवर में ही, वाइट नील रिवर को ही साउथ सूडान में ज्वाइन करती हुई नजर आती है यहीं पे। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे बताया मैं। फिर जाकर के ये नील रिवर आपके मेडिटेरेनियन सी में जाकर के मिल जाती है। तो ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ पर दे दिया। आशा करते हैं चीज़ें कवर हो गई होंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।